हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम भारत के संविधान में। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, एजुकेशन हब। ठीक है, चैनल पर आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए @एजुकेशन हब 940 को। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा @एजुकेशन हब 940 को। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं भारत के संविधान के निर्माण का, जो कि स्वरूप था, जो हमारा संविधान था वो कैसे उसका निर्माण हुआ। ठीक है, संविधान निर्माण में जो समय लगा था, ठीक है, संविधान निर्माण में जो समय लगा था वह था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारे संविधान को निर्माण होने में कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, ये तैयार कब हुआ था? ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। याद रखिएगा, जो तैयार हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को हुआ था और जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष याद रखिएगा कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान था हमारा, उसमें जो कुल सदस्य थे वह थे 389। ठीक है, कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इसके जो मुख्य सदस्य थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर VR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, सरोजनी नायडू और C राजगोपालाचारी, जो कि इसके मुख्य सदस्य थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी संविधान निर्माण में। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य थे वह कितने थे? 292 सदस्य शामिल हुए थे और जो देसी रियासतें थी या देसी सरकारें थी उनमें से कितने सदस्य थे? वह थे 93 सदस्य। ठीक है, कुल मिलाकर 389 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा की स्थापना हुई थी वह 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, संविधान सभा में जो भारत का संविधान था उसमें कुल कितने भाग थे? उसमें 22 भाग थे। ठीक है, 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रखिएगा, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो चलिए अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो भारत के जितनी भी 12 अनुसूचियां थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो मूल संविधान था, जो संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में आज 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहली अनुसूची थी राज्य एवं संघ शक्ति क्षेत्र। ठीक है, राज्य का मतलब राज्य होता है जो भी हमारे देश के अंदर जो राज्य बने हुए हैं वह राज्य हैं। संघ का मतलब होता है केंद्र, केंद्र सरकार जिसे हम कह सकते हैं। इन दोनों के शक्ति के जो भी क्षेत्र हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? पहली अनुसूची के। दूसरी अनुसूची में आते हैं वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते। उसके बाद है शपथ। ठीक है, शपथ किस अनुसूची में आती है? वह तीसरी अनुसूची में आती है। चौथी में है राज्यसभा में सीटों की संख्या। जो भी हमारी राज्यसभा है उसमें जो सीटें का प्रबंध किया गया वह चौथी अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, SC और ST के जो भी प्रशासन या कानून है वह किसके अंतर्गत आते हैं? वह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन से आते हैं? SC और ST के प्रशासन। ठीक है, आगे देखते हैं। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, जो भी जनजातीय क्षेत्र के में जो प्रशासन है, ठीक है, इनके जो प्रशासन है वह अलग है। ठीक है, तो याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के अलग से प्रशासन।
ठीक है। संघ एवं केंद्र में शक्तियों का विभाजन या राज्य एवं केंद्र में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, कैसे है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। संघ का मतलब केंद्र, ठीक है, संघ का मतलब केंद्र। जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं वह संघ सूची कहलाएंगी, जैसे रेलवेज, डाकघर, बैंकिंग, ठीक है, आर्मी, ये डिफेंस सिस्टम जो भी है ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये संघ सूची के अंदर। राज्य सूची के अंतर्गत आएंगी पुलिस व्यवस्था, हॉस्पिटल, जो भी सरकारी हॉस्पिटल या अस्पताल हैं, वह सड़क परिवहन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। समवर्ती सूची के अंतर ये दोनों आते हैं। अगर इनमें जो भी सूची होगी जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका अधिक होगी तो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगला है हमारी भाषाएं। 8वीं अनुसूची कौन सी है? हमारी भाषाएं। मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो मूल संविधान है उस समय हमारी कितनी भाषाएं थी? वह थी 14। वर्तमान में आज 22 भाषाएं। ठीक है, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची है पहला संविधान संशोधन। ठीक है, 9वीं अनुसूची क्या था? जो भी पहला संविधान संशोधन हुआ था वह था हमारी 9वीं अनुसूची। ठीक है, मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वह थी 8। तो वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये जो पहली अनुसूची जो जुड़ी थी यानी 9वीं, वह कौन सी थी? पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, क्या था? भूमि सुधार। ठीक है, याद रखिएगा, पहला संविधान या 9वीं अनुसूची जो कि वर्तमान संविधान के बाद में जोड़ी गई थी वह कौन सी थी? भूमि सुधार। ठीक है, 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल। इसके अंतर्गत आता है दल बदल का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी या किसी भी चुनाव एरिया में जा सकता है। ठीक है, उसे अधिकार है। ठीक है, इसलिए इसे दल बदल कहते हैं। कौन सी अनुसूची में आता है? ये 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायत या ग्राम पंचायत। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पंचायतें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? ये 11वीं अनुसूची में आएंगी। ठीक है, 12वीं अनुसूची है नगर निगम। ठीक है, जो नगर क्षेत्र में जो भी कानून होंगे वे किसके अंतर्गत आएंगे? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, भारत के संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अनुसूचियां मैंने आपको बता दी हैं, 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो चलिए हम इसके भागों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, इसमें जो मूल संविधान था, जो हमारा संविधान था उस समय 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान में आज 470 के करीब अनुच्छेद हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान संविधान में 470 के करीब अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज भाग 1 की। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हम भाग 1 की, जिसके अंतर्गत है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक है? इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 के बारे में बात करेंगे। भारत राज्यों का संघ है। समझिएगा, क्या कह रहा है? ये भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब भारत है जो कई राज्यों से मिलकर बना है, इसलिए इसे संघों का राज्य या संघ का राज्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत आता है विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना। क्या कह रहा है? विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना। ये प्रावधान किसमें है? अनुसूची या अनुच्छेद 2 में। ठीक है, इसका एक उदाहरण है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, यह 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का एक राज्य बनाया। ठीक है, किसके द्वारा? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको भारत का एक राज्य बनाया गया था। यह जो सिक्किम है यह तिब्बत का एक हिस्सा था। ठीक है, यह किसका हिस्सा था? यह तिब्बत का हिस्सा था। ठीक है, चीन के द्वारा इसको अधिक परेशान करने की वजह से सिक्किम के जो राजा थे उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। ठीक है, जिसके कारण इसे भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसका उदाहरण है सिक्किम। ठीक है, तीसरी
अनुच्छेद है राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वे नए हो या पुराने हो। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है जो भी भारत के राज्य हैं उनके नाम व उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन हो गया और उसका एक अलग राज्य बन गया और उसका नाम दे दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा इसे समझने के लिए आपकी। तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 4 में। ठीक है, अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 व 3 में किया गया परिवर्तन। ठीक है, अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत माने नहीं जाएंगे। जो भी परिवर्तन होंगे अनुच्छेद 2 व 3 में वो अनुच्छेद 368 के तहत माने नहीं जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक। ठीक है, चलिए अगले के बारे में बात करते हैं। भाग 2 है हमारे नागरिकता। क्या है भाग 2 हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके अंतर्गत आते हैं 5 से लेकर 11 अनुच्छेद। ठीक है, कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 से लेकर 11 अनुच्छेद। चलिए देखते हैं नागरिकता क्या है। नागरिकता का मतलब है जो भी भारत के व्यक्ति हैं, ठीक है, वह नागरिकता है। ठीक है, जो भी भारत में पैदा हुए हैं या भारत के हैं उन्हें भारत का नागरिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ इन अनुच्छेदों के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है कि जन्म के स्थान पर नागरिकता। क्या कहता है? जन्म के स्थान पर नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में ये आता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। याद रखिएगा, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। तो इसका एक पॉइंट है 19 जुलाई 1948 से पहले आए व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं? 19 जुलाई 1948 जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, और वह कब लौट आए? 19 जुलाई 1948 में। ठीक है, तो वह भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति, यानी जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति आ गए थे, ठीक है, वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत आए थे उन्हें 6 महीने का एक परमिशन लेनी पड़ती थी या परमिट लेना पड़ता था। उनको भारत में 6 महीने रहना पड़ता था। अगर उनको किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं दिखता था तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। यह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 7 है भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, याद रखिए, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। इसका मतलब है जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गए हों, 1 मार्च 1947 के बाद भारत गए किंतु वापस लौट आए। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गए हों, भारत आज़ाद होने के से कुछ समय पहले जो भी व्यक्ति गए हों लेकिन वह वापस लौट आए, उन्हें भी 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद भारत में नागरिकता मिलेगी। यानी 6 महीना भारत में उन्हें समय देना होगा, उसके बाद वह भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। यह थी अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रह रहा व्यक्ति या भारत पैदा हुआ व्यक्ति, ठीक है, भारत से बाहर रह रहा व्यक्ति या भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भी भारत का नागरिक है यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो। ठीक है, अनुच्छेद कहता है यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है या पैदा हुआ है तो वह भी भारत का व्यक्ति है यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर यदि कोई भी भारत का व्यक्ति है, यदि वह विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना। ठीक है, नागरिकता हमारी जब तक बनी रहेगी जब तक कोई अन्यथा कार्य ना किया हो। अन्यथा का मतलब कोई गलत कार्य या देश के विरोध में कोई कार्य ना किया हो, तब तक हमारी नागरिकता बनी रहेगी। यह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 11 की बात कर लेते हैं। नागरिकता का कानून है वह संसद बनाएगी तथा संसद में गृह मंत्रालय द्वारा गृह मंत्री के द्वारा बनाया जाएगा। जो भी हमारा नागरिकता का कानून है वह संसद में गृह मंत्रालय
के द्वारा गृह मंत्री ही बनाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, याद रखिए, संसद, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा है नागरिकता भाग 2। यह अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, या मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार हमारा है भाग 3। कौन सा है? भाग 3। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो अनुच्छेद है वह 12 से 35 तक है। ठीक है, कितने से? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बारे में मूल अधिकार कहाँ से और कैसे आए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। जो मूल अधिकार है हमारा या मौलिक अधिकार, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस मैग्ना कार्टा नाम को कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है मैग्ना कार्टा को, याद रखिएगा। ठीक है, जो मूल अधिकार या हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 था, इसके अंतर्गत 7 भाग आते थे। कितने भाग आते थे? इसमें 7 भाग थे। ठीक है, वर्तमान में 6 भाग रह गए हैं। ठीक है, कितने भाग रह गए हैं? 6 भाग रह गए हैं। जो 6 भाग है वो संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, भाग 6 था हमारा, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300A में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कहां से निकाल कर बनाया गया है इसे? भाग 6 में से। ठीक है, भाग 3 के 6 का हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार था, उसके जो 6 भाग थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा समता या समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वह 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19 से 22 तक अनुच्छेद है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यह 23 से लेकर 24 तक है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। और सांस्कृतिक एक शिक्षा का अधिकार, यह 29 से लेकर 30 तक। और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह 32 से 35। ठीक है, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम, इन 6 भाग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग है हमारा समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 14 से लेकर 18 तक। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो अनुच्छेद 14 था हमारा, वह है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इसका मतलब है सभी व्यक्ति एक हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ना किसी में कोई भी भेदभाव नहीं है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है हमें? अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, आदि विभेद पर प्रतिबंध। यानी कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, ये अधिकार हमें कौन देता है? अनुच्छेद 15 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 के बारे में बात करेंगे। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियां। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता किसमें मिलती है हमें? जिसे हम छूट कह सकते हैं। ठीक है, उस किसमें मिलती है? अनुच्छेद 16 में। 17 में आता है हमारा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। जो भी पुराने समय में जो लोग एक दूसरे से, छोटे लोगों से कह सकते हैं, जो घृणा करते थे, वह किसके अंतर्गत खत्म की गई? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 के बारे में बात करेंगे, उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब अंत क्या था कि जो हमारा भारत है उसके अंदर राजाओं महाराजों का राज हुआ करता था। तो उसमें जो भी महाराज का वंशज था या बेटा हुआ करता था, वही आगे उस राज्य को चलाता था। तो इस उपाधियों को अंत कर दिया गया। जो योग्य होगा वही आगे राज करेगा। ठीक है, ये अधिकार कौन देता है हमें? अनुच्छेद 18। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत 19 से लेकर 22 अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 19, इसके अंतर्गत है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको कई पॉइंटों में समझाया गया है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है बोलने की स्वतंत्रता। इनको समझ लीजिए अच्छे से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं ये।
बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। पहला पॉइंट बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप में से एकत्रित होना, ठीक है। तीसरा है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है भारत में आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हम कहीं भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी सही बातें बोल सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना, ठीक है। कहीं भी हम जैसे किसी कोई शादी फंक्शन कुछ भी होता है तो वहाँ शांतिपूर्ण रूप से हम एकत्रित हो सकते हैं। सभा या समूह बनाना, जो भी हम सभा समूह बनाते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी ग्रुप हुआ, कोई भी इलेक्शन ग्रुप हुए, इनको बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 19 के अंतर्गत। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, आज हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर घूम सकते हैं, वह अधिकार हमें कौन देता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? चौथे के अंतर्गत आता है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। पांचवा है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। आज हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो भारत का, हम जाकर वहाँ निवास कर सकते हैं। और भारत में आजीविका, यानी कहीं भी जाकर हम रोजगार या नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अगले बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 की, ठीक है। ये अपराध के दोष सिद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसको भी कई तरह के संरक्षण प्राप्त दिए हुए हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुर्म कर देता है तो उसको अपने दोष को साबित करने या उससे बचने के लिए कई उपाय दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहला है उसे उसी समय के कानून की सजा, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2016 में कोई जुर्म करता है तो उसे 2016 के तहत ही सजा दी जाएगी। जैसे कि उस व्यक्ति की जो केस चलता है वो काफ़ी लंबा चलता है, मान लीजिए 2020 में जाकर वह उसकी सुनवाई खत्म होती है, तो उसे 2020 के तहत के कानून की उसे सजा नहीं दी जाएगी, उसे सजा दी जाएगी 2016 के कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। खुद के विरुद्ध उसे गवाही देने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी की भी दबाव में आकर या उस पर किसी भी प्रकार का दबाव डालकर उसे गवाही देने पर रोक, ठीक है, इसको समझना। एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे एक ही सजा दी जाएगी। यह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत तीसरे भाग में, ठीक है। 20 के बाद है हमारा 21वां प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं हम। इसको ए भाग में बांटा गया है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है, ठीक है। किसके अंतर्गत है? 21 ए के तहत, ठीक है। 22वां है अनुच्छेद हमारा गिरफ्तारी के संरक्षण में, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति कोई गुनाह कर देता है तो उसकी गिरफ्तारी भी होती है, तो उसी के संरक्षण में उसको अधिकार दिए गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस उसे अगर पकड़ने आती है तो वह व्यक्ति उसे गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, ठीक है। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस थाने ले जाती है तो पुलिस को उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। मनपसंद कानूनी सलाह या वकील लेने की स्वतंत्रता होती है। अगर कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वकील या कानूनी सलाह वह ले सकता है, ठीक है। यह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। भाग 3 है हमारा जो है वह तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा पॉइंट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, वह किसके अंतर्गत है? 23 से 24 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें मानव व्यापार या बलात्श्रम या बंधुआ पर रोक, जो भी बाल श्रम है उस पर रोक लगाई गई। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रोक लगाई गई। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का श्रम नहीं कराया जा सकता। तो उसमें कहते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के
श्रम पर रोक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार करना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को, वह किसी भी प्रकार का धर्म मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और प्रचार कर सकता है। ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना। जो भी धर्म के लिए जो भी कार्य हैं उनको प्रबंध करने की उसके में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, जो भी हमारे धार्मिक कार्य होंगे उन्हें अच्छे तरीके से पूर्ण करना, उसकी स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? हमारे 27 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति या उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, जो भी हमारे धार्मिक कार्य हैं या धर्म से लेकर जो भी शिक्षाएं हैं वह हम ले सकते हैं। ठीक है, यह कौन देता है? अनुच्छेद 28। हम बात करेंगे 5वें भाग की, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यह केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ठीक है, यह जो है वह अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है यह अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 क्या करता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। जो भी उन्हें अधिकार मिले गए हैं वह इनका संरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? अनुच्छेद 29 के द्वारा। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। ठीक है, जो भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा है उसका संरक्षण किसके तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 30 के तहत किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यह अनुच्छेद 32 के तहत आता है। अब आप कह रहे होंगे कि अनुच्छेद बाकी 35 कहाँ चले गए? 33 और 34 35 वह जो था वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से उसे निकालकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 301 के तहत। ठीक है, इसमें देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 32 में। अनुच्छेद 32 कहता है मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होने पर, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उन्हें किसी भी प्रकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के तहत यह अधिकार हमें प्राप्त है, वो क्या कौन सा है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राप्त है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान के उपचारों की आत्मा किसे कहा गया है? ठीक है किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसे आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचार के अधिकारों को। ठीक है, तो आज पार्ट 1 में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे हम भाग 3 के बारे में, भाग 4 के बारे में। यहाँ हमने भाग 3 तक बात किया। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।